औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और मिड टर्म की खूब अच्छे से तैयारी कीजिए। और अल्लाह ताला आपको ना सिर्फ मिड टर्म में बल्कि आपके तमाम ज़िंदगी के इम्तिहानात में आपको सुरखरू फरमाए, कामयाब फरमाए बहुत अच्छे नंबरों से। मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन आपसे शेयर हुई भी ऑलरेडी और हम अपनी एक्टिविटी को बग़ैर किसी तात्तुल के, बग़ैर किसी रुकावट के शुरू करते हैं। एमसीक्यू इंतहाई आसान है आपके सामने, लेकिन कुछ लोग फजूल में कंफ्यूज हो सकते हैं या हुए होंगे खुदा ना खास्ता, क्योंकि मैं आपसे ये ऑलरेडी कह चुका हूँ कि मैं इस वक्त आपके सामने इन एमसीक्यूज का एनालिसिस पेश नहीं कर रहा, वरना हमें गूगल फॉर्म्स जिसमें हमने ये टेस्ट कंडक्ट किया है वो हमें एनालिसिस भी बताता है कि कितने बच्चों ने सही एमसीक्यू का अटेम्प्ट किया, कितने बच्चों ने गलत किया। तो अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। बेहतर ये है कि हम इसमें ये सीखें कि कौन सा ऑप्शन है और कौन सा ऑप्शन क्यों नहीं है। ठीक, तो आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह डे बिफोर यस्टरडे से माशाल्लाह बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हैं क्लास में, चीज़ों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और साथ दे रहे हैं। तो हम अपनी एक्टिविटी को इसी तरह लेके चलेंगे। और आप में से किसी के पास, आपसे मुराद यहाँ जो बैठे हुए हैं वो लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल भी लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, हैंड रेस कर लेते हैं। ऑनलाइन वालों को क्योंकि मैंने कुछ क्या कहूँ कि कुछ यानी खुदा न खास्ता कोई ऐसे मिस हैप ना हो जिसकी बिना पर हमारी क्लास का एक माहौल जो होता है वो ख़राब हो, इस बिना पर मैंने आपको म्यूट रखा हुआ है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप जो है वो हैंड रेस कीजिएगा, तो मैं यकीनन आपको मौका दूंगा आपकी बात कहने। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें अब हम शुरू करते हैं। आप मुझे जवाब लिख के भेज रहे हैं, ऑनलाइन वाले मुझे जवाब लिख के भेज रहे हैं और यहाँ से मैं फिर तकलीफ दूंगा चंद लोगों को कि वो हमें हेल्प आउट करें, इन चीज़ों को डिस्कस करने में, इन चीज़ों को हमारे साथ डिस्कस करें। तो अमल आपसे शुरू करते हैं। आपने इसका आंसर सोच लिया बेटा? क्या आंसर है आपके मुताबिक? बी। क्या लिखा हुआ है? चार्ट ऑफ अकाउंट्स। एसेट्स तो नहीं, एसेट खुद एक अकाउंट है। और वो ऊपर क्या कह रहा है? द लिस्टिंग ऑफ ऑल ऑफ द अकाउंट्स अवेलेबल फॉर यूज इन अ बिजनेस अकाउंटिंग सिस्टम। तो एसेट्स खुद एक अकाउंट है। और एनालिसिस के बारे में तुम्हारा नाम भूल गया, ज़ारा। और ज़ारा आज, ज़ारा ने ऑफ किया आज। ओके, गर्ल्स में से कितनी बच्चियों ने ऑफ किया है? सिर्फ ज़ारा नहीं है, बाकी सब वजिया ने है। ओके ठीक है, तो ज़हरा और वजिया यहाँ मौजूद हैं, ज़हरा भी हैं। ओके ओके ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमारे मोहतरम जनाब 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 शाश भाई, आपके मुताबिक एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन क्यों नहीं है? थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन करना है, इसीलिए आपको मैंने बड़ा सोच समझ के मतलब ये कहा है। ट्रांजैक्शन में यानी कि आप इसको एनालाइज करते हैं कि उसके कितने एस्पेक्ट हैं और यानी क्या इसमें यानी लिस्ट नहीं करते सारे अकाउंट्स को सर। ठीक है, यानी एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन के स्टेप मैं चाह रहा था आप बताएं हमें, ताकि इन सबका रिव्यू हो जाए। अच्छा, इसलिए मैंने आपको मौका दिया। अगर आप चाहें तो शेयर करें, नहीं आते तो कोई बात नहीं, मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, क्या आपने बिल्कुल सही बोला है कि एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन में पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं। क्या आपको याद है वो स्टेप्स क्या है? जब मैंने आपको जर्नल बनाने से पहले ये तमाम स्टेप्स बताए थे, अगर आप वो रिकॉल करते हैं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा सबके लिए। इसीलिए तो आपको सिलेक्ट किया है कि आपको अल्लाह के हुक्म से याद होंगे किसी हद तक। अच्छा, मजे की बात है वो चीज़ें याद करने वाली चीज़ें नहीं है, वो स्टेप्स वो हैं जो आप जर्नल बनाते हुए आप अपने दिमाग में कर रहे होते हैं और आपको एहसास ही नहीं हो रहा कि आपको वो चीज़ें आती हैं। जी शास भाई, चलें कोई बात नहीं, अगर अभी क्लिक नहीं कर रही दिमाग में, लेकिन जब आप सुनेंगे आप बोलेंगे हाँ यार ये तो मुझे आता है, और हर बार मैं जर्नल बनाते हुए यही तो कर रहा होता हूँ। जी प्यार भाई, आप कोशिश करेंगे? वो तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है मेरे दोस्त,
हाँ, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? जनाब 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 मैं नाम क्यों भूल रहा हूँ, अरे क्या नाम है यार, करीम आपके आगे जो बैठे हैं इस बच्चे का नाम मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। हरमैन, आप यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे नहीं थे? हाँ, खराब हो गया मेरा। तारिक भाई के आगे जो बैठे हैं, हरमैन आप यस्टरडे और डे दोनों दिन छुट्टी पे थे बेटा, फॉर्म फिल हो गया आपका एग्जामिनेशन? तो आपने जाके खुद कांटेक्ट किया, बताया कि मैं आज आया हूँ, क्या कहा उन्होंने? बस चलें ठीक है फिर, आप चलें बता दीजिए, अब आप अपने शौक से बोल रहे हैं कि बताऊं। बिल्कुल सही बताइए, एक छोटी सी चीज़ मिस कर रहे हो, बहुत छोटी सी चीज़। शाबाश, थोड़ा सा सोचो, याद आ जाएगी इंशाल्लाह। वेरी गुड। जब तक हमें ये पता ना हो कि किसी अकाउंट में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, तो मैं उसके ऊपर रूल कैसे अप्लाई करूंगा। तो बहुत अच्छा हुआ एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में आपने बताया, और मेरा ख्याल है लाइबिलिटी के बारे में भी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अमन ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया था कि एसेट तो खुद एक हेड है, तो लाइबिलिटी भी खुद एक हेड है। शाज भाई याद आया, हर ट्रांजैक्शन को जब आप एनालाइज कर रहे होते हैं तो आप दिमाग में हकीकत में वो 4 स्टेप ही तो परफॉर्म कर रहे होते हैं कि उस ट्रांजैक्शन में कम से कम कितने अकाउंट होंगे, 2। उन 2 अकाउंट्स को अपने दिमाग में लाते हैं, फिर आप कहते हैं वो 2 अकाउंट की नेचर क्या होगी, यानी वो किस हेड से बिलोंग करते होंगे। फिर उनको डिसाइड करने के बाद आप देखते हैं कि वो उन अकाउंट्स में इंक्रीज हो रहा है या, और उसके बाद आप उसके ऊपर रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करते हैं, तो आपको पता चलता है विच अकाउंट शुड बी रिकॉर्ड इन डेबिट साइड एंड विच वन शुड बी रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड। सो द नेक्स्ट MCQ इज accrued income is, I hope सबको नजर आ रहा है। और तुम्हारा नाम महानूर है? हाँ, कोई समझ में नहीं आ रहा कैसे याद करूं मैं इन लोगों को, मेरी समझ से बाहर है। कभी कभी होता है इस तरह, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही होने लगा है। नूरुलैन आप हैं, महानूर वो हैं। तो महानूर बेटा, इसका जवाब पता है मेरा बच्चा? बी। बी में लिखा है, क्या लिखा है? इनकम पेबल। अच्छा, ओके। क्या आप थोड़ा सा समझा सकती हैं क्यों, या तुक्का लगा रही हैं? तुक्का लगा रही हैं तो अच्छा, चलें इस इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आप समझा सकती हैं? कोई एक ऐसा वर्ड है जो आप समझा सकती हैं, आपको पता हो कि हाँ मुझे इसका मतलब पता है? क्योंकि देखें, अगर आपको एक्रूड इनकम पता होती ना, तो फिर आप सही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेती, या तो आपको एक्रूड इनकम का मतलब नहीं पता। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये 4 ऑप्शन में से कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपको क्लिक करता है और आप कहती हैं हाँ इसका मतलब तो मुझे आता है, कौन सा? किसको आप एक्सप्लेन कर रही हैं? एक्रूड इनकम को, अनअर्न्ड को एक्सप्लेन कर रही हैं। हाँ, दोबारा बोलिएगा, क्या कहा आपने? अच्छा, अनअर्न्ड इनकम वो जो अभी हमें नहीं मिली है। ओके, ये एक पॉइंट आप समझती हैं कि आपको आता है। जनाब जनाब फरजान साहब, पढ़ाई की क्या पोजीशन है, पहले तो ये बताएं। घर पे पढ़ाई हो रही है, कुछ पढ़ रहे हैं? थोड़ा सा पेस बढ़ा दें सर, मिड टर्म शुरू हो रहा है, आपको पता ही होगा यकीनन। तो थोड़ा सा अपना मतलब, अगर आप मिड टर्म में परफॉर्म नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे पता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत की, सिर्फ मेहनत की नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। हफ्सा, अच्छा जी, इनकम रिसीवेबल इसका आंसर है आपके मुताबिक, क्यों है? क्योंकि वो अभी इनकम हमें रिसीव होनी है, अभी इनकम पेबल नहीं हो सकता उसका आंसर, क्योंकि हमें पे नहीं करनी है, वो रिसीव करनी है। एक्रूड इनकम का मतलब बताएंगे तो खुद ब खुद आप जिस आंसर को सिलेक्ट कर रही हैं वो वेरीफाई हो जाएगा।
रिसीवेबल वाली जो इनकम होती है वो क्रूड होती है। जनाब 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 रिदा, तुमने पढ़ना शुरू कर दिया है? खुद पढ़ रही हो या किसी से हेल्प ले रही हो? अम्मा ने कॉमर्स पढ़ी? जी तो आप लोग मंडे या ट्यूसडे जो बच्चे नहीं आए थे, हमने फॉर्म साइन करवाए आप लोग की एग्जामिनेशन, तो आप काइंडली रेज योर हैंड जो बच्चे नहीं आए थे मंडे वाले दिन। बाकी सबका हो गया है फॉर्म फिल। उन्हें जैसे टीचर्स के लिए आया था आप लोग का नेम और वो, दूसरा जो बच्चे नहीं फिजिक्स लैब लेके जा रहे हैं तो फॉर्म डू यू देख सकते हैं। रिदा, आपको भी जाना पड़ेगा क्या? फिर कर चुकी? अच्छा, यस्टरडे हो गया था ना फिर, तो सिग्नेचर भी करना है, कर दिए वो। आज ऑनलाइन क्लास में बच्चे कम हैं, पता नहीं, अब पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा लग रहा है। महक ने आंसर लिखा है। महक जरा, महक मेरा बेटा अनम्यूट कीजिए। महक आदिल अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी सर। मेरा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहिए। आपने ऑप्शन कौन सा बोला है? बी इनकम पेएबल। अच्छा, एक्रूड इनकम का मतलब याद है? जी, जल्दी। मतलब कि कोई ऐसा इनकम एक्सपेंस जो अभी हमारे ऊपर देना वाजिब है। फिर दोबारा बोलिएगा। कोई ऐसा एक्सपेंस यानी कि इनकम एक्सपेंस जो है वो हमारे ऊपर देना वाजिब है, तो वो इनकम क्या इनकम पेएबल और हुआ। एक्सपेंस एक ही चीज है? जी क्या इनकम और एक्सपेंस एक ही चीज है? नहीं। तो फिर आप जो स्टेम लिखा हुआ है एमसीक्यू का, उसी को पढ़िए ना। अपने पास से एजम्पशन क्यों इसमें इंक्लूड कर रही है बेटा? कि क्या लिखा हुआ है एमसीक्यू की लाइन? क्या है स्टेम, क्या है एमसीक्यू का? अक्रूड इनकम इज। तो फिर आप एक्सपेंस क्यों बोल रहे हो मेरा बेटा? आप बताओ। तो इनकम रिसीवेबल होगा। तो मेरा बेटा, इसका मतलब है आप एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर रही थी ना, कि अक्रूड इनकम लिखा है, और जी आप सोच सही रही थी, लेकिन आप जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर नहीं सोच रही थी। आप कह रही थी कोई ऐसा खर्चा जो हो गया और अदा नहीं किया। बोला आप बिल्कुल सही रही हैं, सिलेक्ट आप आंसर सही कर रही हैं, लेकिन स्टेम के मुताबिक आप सही नहीं कर रही। स्टेम कह रहा है कि अक्रूड इनकम जो होती है वो क्या होती है। तो आई होप कि आपकी आवाज़ जो है वो महानूर ने भी सुन ली होगी, शायद नहीं आई आवाज़ इनकी। अच्छा, रिदा, आपने बताया था आंसर क्या होगा आपके मुताबिक? चलो पहले मुझे बताएं, एक्रूड इनकम पता है क्या होती है? नहीं पता? अच्छा, और आप कह रही थी कि आप अपनी मम्मा से हेल्प ले रही हैं, तो क्या उनके पास कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई डिग्री या फिर अकाउंटिंग की कॉमर्स की क्वालिफिकेशन उनकी है? तो फिर आप किस सब्जेक्ट से रिलेटेड या किस तरह से हेल्प लेती हैं स्टडीज में उनसे? जरूरत है आपको? आरिफा, अनर्न को डिफाइन करेंगी आरिफा? फिर दोबारा बोलेंगे एक बार? ओके, सबसे पीछे करीम भाई बैठे हैं ना? ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने मैनेजमेंट कुछ डिफरेंट कर दिया। पहले मुझे सब नज़र आते रहते थे, आज नज़र नहीं आ रहे। चलें बहरहाल, सही है, सही है, ठीक है। शुक्रिया आरफा आपका, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। नेट प्रॉफिट क्यों नहीं?
कैसे डिफरेंट है? मतलब जब मैं ये पूछ रहा हूँ ना नेट प्रॉफिट क्या, तो आप नेट प्रॉफिट को जब एक्सप्लेन कर दोगी ना तो ऑटोमेटिकली हम समझ जाएंगे कि आपको नेट प्रॉफिट भी पता है। अगर हमें देखें, मेरी बात समझिए, मैं एक्टिविटी को बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ ना तो मैं इसके करेक्ट आंसर को सुनने के बाद जल्दी से बोलूँ ये करेक्ट आंसर है और चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम नेट प्रॉफिट को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अब अगर स्टैम्प में नेट प्रॉफिट के बारे में कोई जुमला लिखा आया तो आप नेट प्रॉफिट को सिलेक्ट करेंगे आइंदा, क्योंकि आप नेट प्रॉफिट को जानती होंगी। पर जब आप नेट प्रॉफिट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इट मींस आपको पता ही नहीं कि वो क्या क्वेश्चन पूछेगा कि आपको नेट प्रॉफिट सिलेक्ट करना होगा। इसलिए मैं आपसे नेट प्रॉफिट पूछा हूँ। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, नेट प्रॉफिट एक अलग चीज है। क्या होता है नेट प्रॉफिट? तारिक, बेहतरीन, ये जवाब था मेरा बेटा। आप कोशिश बहुत अच्छी कर रही थी, मर्चेंडाइज वगैरह और सब बात कर रही थी, लेकिन बस इतना सा कहना था कि नेट प्रॉफिट बेसिकली खुद कोई चीज नहीं है। नेट प्रॉफिट तो प्रोडक्ट है, आंसर है किसका? जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस और अदर इनकम को उसमें ऐड करते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट पता चल जाता है। और नेट प्रॉफिट वो अमाउंट होती है जो कौन एंजॉय करता है? ओनर, क्योंकि नेट प्रॉफिट ओनर के कैपिटल को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो और एक्रूड इनकम का मतलब नहीं पता ना तो फिर एमसीक्यू के ऑप्शन देखने का कोई फायदा नहीं होता। क्या ख्याल है? एक्रूड इनकम आउटस्टैंडिंग इनकम भी है, बिल्कुल सही बात है। एक्रूड इनकम को आउटस्टैंडिंग इनकम भी कहते हैं। और ऐसी इनकम जो हम कमा तो लेकिन अभी तक मिली नहीं है, इसका मतलब है हम पर पैसे लेना वाजिब है। और वाजिब की कितनी डायरेक्शन सिखाई थी? दो, या तो पैसे लेना वाजिब या फिर पैसे देना वाजिब। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये याद है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महक ने भी गलत जवाब देकर फिर माशाल्लाह सही जवाब सिलेक्ट किया, बहुत अच्छी बात है, चीज़ों को आप समझते हैं। प्यारे बच्चों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कि वो बड़े पेशेंस के साथ लेक्चर को सुनते रहते हैं और क्लास में हत्तुल इम्कान मैक्सिमम अपने तौर पर पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक यू सो मच। अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा आप लोग अपनी, फिर वो फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट की अटेंडेंस रह जाती है और फिर बाद में मुझे मुश्किल होती है, तो क्या लगाने पड़ते हैं मुझे आपकी तरह कि ये वाला बच्चा क्लास में था ये नहीं था, या फिर पूरी चैट देखनी पड़ती है, वो ज़रा मुश्किल होता है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यू पे चले मेरा ख्याल है, और फिर दोबारा कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा ये बताएं ईमानदारी से, और आपकी ईमानदारी पे तो मैं शक ही नहीं करता, कितने लोगों ने कल यहाँ से कॉलेज जाने के बाद घर पे जाके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, किसी एक ने मुझे क्वेश्चन भेजा था, इसने क्लास में नहीं है वो बच्चे, हाँ हाँ महक ने, फिर मैंने उसका क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दिया था वहाँ पे ग्रुप पे, किसी ने जवाब दिया? किसी ने भी नहीं दिया, किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। करना चाहिए था रिप्लाई, अगर किसी को जवाब आता था तो रिप्लाई करना चाहिए था, इसीलिए ग्रुप पे भेजा था मैंने। क्योंकि अब अगर पेपर से 1-2 दिन पहले अगर सब मुझे इस तरह से भेजते रहेंगे मैसेजेस, तो अब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, मेरी और भी जगह फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। पहले जब मैं घर से बैठ के पढ़ा रहा होता था तो वो एक अलग चीज़ थी, मैं आपके मैसेजेस भी साथ साथ ऑन एंड ऑफ रिप्लाई कर रहा होता था। अब मैं आपको भी यहाँ फिजिकल पढ़ा रहा हूँ और इस वक्त यहाँ ऑनलाइन वालों को भी पढ़ा रहा हूँ, अब मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं कर सकता एक्सेप्ट ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स और आप। इस वक्त अगर मुझे कोई दूसरा बच्चा जिसको मैं किसी और टाइमिंग पर पढ़ाता हूँ, अगर वो भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, नहीं कर सकूंगा, और मैं रात 9-10 बजे तक बिजी होता हूँ, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके मैसेजेस का रिप्लाई। मैं ज़रूर देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करूँ, लेकिन अब आप लोग खुद भी एक दूसरे को थोड़ी हेल्प करें, थोड़ा सा इनिशिएटिव लें। अगर कोई मैसेज ग्रुप पे आ रहा है तो आप उसको लाजमी रिप्लाई करें अगर आपको आंसर आता है, और अगर आपको लग रहा है कि आपसे पहले कोई जवाब दे चुका है उसका और वो जवाब करेक्ट है अप टू 80%, अप टू 90%, अप टू 70%, तो फिर हीरो हीरोइन बनने से परहेज करें। मतलब फिर आप उसका मजीद रिप्लाई ना करें, वरना उसी के ऊपर इतनी लंबी गुफ्त शनीद होगी,
इतनी लंबी डिस्कशन होगी कि टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपने मैसेज देख लिया है तो फिर आप इसको अपनी जिम्मेदारी बनाएं अच्छे स्टूडेंट के तौर पे, अच्छे क्लासमेट के तौर पे, कि आप अपने क्लासमेट्स को हेल्प करें। चाहे और कोई जरूरत नहीं है टाइप करके मैसेज करने की, कोई किसी किस्म की जरूरत नहीं है टाइप करके मैसेज करने की। सिर्फ क्वेश्चन करने वाला अपना क्वेश्चन टाइप करेगा या स्क्रीनशॉट भेजेगा जो क्वेश्चन है उसका, और जवाब देने वाला लाजमी गर्ल्स के लिए मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ ये बात, कहीं ऐसा ना हो कि वो बोले भाई हमारी प्राइवेसी खराब हो रही है, तो गर्ल्स को मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ। क्योंकि देखें हर बच्चे का अपने घर का एक माहौल होता है, बहुत सारे बच्चों के घर में अलग अलग, मैं कंजर्वेटिव नहीं हूँ लेकिन मेरी अप्रोच ऐसी होती है जिसमें सब लोग कंफर्टेबल हो। भाई आपके घर वाले हो सकता है मना करते हो कि भाई मैसेजेस वॉइस मैसेज ना करें आप, बहुत सारे घरों में होता है ऐसा कि ये कॉमन ग्रुप है, इसको वॉइस मैसेज करना मुनासिब नहीं है। अगर है बहुत अच्छी बात है, तो आप जो है फिर रिटन फॉर्म में आंसर दे दें अगर आप दे रही हैं। और अगर आपको लगता है कि आप लोग जवाब बासानी वॉइस मैसेज पे दे सकते हैं तो आप वॉइस मैसेज पे आंसर करें। और अगर एक वॉइस मैसेज आ चुका है तो फिर, और अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको सुन लें। कोई दूसरा बच्चा अगर उसको सुनना चाहता है, उसे लगता है कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था या इस क्वेश्चन में मैं भी 50-50 हूं, तो फिर आप उसके आंसर को सुन लें। अदरवाइज आपको व्हाट्सएप पे हर वक्त एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है। जब आप उसे देखें तो कोशिश करें कि अपने दोस्तों की मदद करें। मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा हूँ लोगों को, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपका बिहेवियर वहां पर चेंज होगा और आप अपने दोस्तों को जरूर हेल्प करेंगे बजाय, क्योंकि देखें अब आप पेपर वाले दिन अपने दोस्त को हेल्प नहीं कर सकते, ये बात तय है। पहले तो आपके पास धमाधम मैसेज आ रहे थे ना, किसी के पास 150, किसी के पास 200, किसी के पास 250 मैसेज, और वो रिप्लाई भी नहीं कर रहा था, और बाद में लोग उसे बोल रहे थे मैंने तुम्हें इतने मैसेज किए, कॉल भी की, तुमने रिप्लाई नहीं किया। तो अब यहाँ पर तो कॉल और इस तरह का चक्कर नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है अपने दोस्तों को पेपर से पहले पहले जितनी हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे। ओके, फातिमा ये अभी आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, बस वहां पे आंसर करें आप ग्रुप पे, अभी फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर आप लोगों ने मुझे भेजा और महक ने भी आंसर लिख के भेजा और फातिमा ने, और बाकी सब जो क्लास में मौजूद हैं वो लोग आंसर नहीं करेंगे। एमन मुझे इसका आंसर लिख के भेजो। अबीर साहब अनम्यूट कर लें, अबीर साहब अनम्यूट कर लें प्लीज। आप लोग इसके जवाब सोच लीजिए इत्मीनान से, क्योंकि काफी बड़ा स्टेप है। जी अबीर साहब, शुक्रिया कि आपने अनम्यूट किया। आपने इसका जवाब सोच लिया सर? अबीर आपने इसका जवाब सोच लिया है? सर अभी कर रहा हूँ। अच्छा चलें, सोच लें, लेकिन म्यूट नहीं कीजिएगा। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अबीर कि आपकी पढ़ाई पे से तवज्जो कुछ कम हुई है। तैयारी कैसी है आपकी? तैयारी भी स्टार्ट है सर। स्टार्ट है या तैयारी बस मुकम्मल होने को है? मंडे को पेपर है बेटा। बेसिकली जी सर, मतलब बेसिकली मेन तो मतलब मैंने जो कर लिया बेसिक जो है। ठीक है, हाँ तो मैं आपसे आपकी ईमानदारी से रिलेटेड एक सवाल पूछ रहा था, वो सवाल बीच में रह गया। कल यहाँ से घर जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद घर पर आपने कितने लोगों ने घर पे आके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा? जी सर, कैन प्लीज रिपीट? 1 2 3, आहिस्ता आहिस्ता हाथ खड़े हो रहे हैं। याद आ रहा है कि क्या पढ़ा? अरे भाई वो कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस, बिजनेस एंटिटी, हिस्टोरिकल कॉस्ट, गोइंग कंसर्न, बस इतने से लोगों ने पढ़ा। समझ? तो अब रिकॉर्डेड लेक्चर उठाओ, जाके देखो, या तो वो देखो या फिर अपने दोस्तों से वहाँ क्वेश्चन करो, ग्रुप पर क्वेश्चन करो। और अगर किताब से समझ नहीं आ रहा, एसएलओ से समझ में, एसएलओ में तो खैर एक्सप्लेनेशन होती नहीं है, बुक में समझ में नहीं आ रहा तो गूगल पे सर्च कर लो, 2-3 डेफिनेशन मिल जाएंगी, 2-3 को पढ़ोगे अंदाजा हो जाएगा। और तुम्हारी बुक में बहुत आसान लिखा हुआ है, वैसे एक बात बताऊं, पेटी वाला की किताब में बहुत आसान लिखा हुआ है, अगरचे कि वो आइडियल नहीं है लेकिन बहुत मुनासिब है। मतलब अगर आपको उतना भी पता है ना तो आप चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं, तो ज़रा उसको देख लीजिएगा। और अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स चाहिए इन कॉन्सेप्ट्स की तो फिर आपको ए लेवल्स ओ लेवल्स की किताबें देखनी पड़ेगी, और पहले आप ये वाला एमसीक्यू निपटा लें तो आपको खुद ब खुद कमांड मिल जाएगी। तो बहरहाल आप लोग
अच्छा, कितने लोगों ने फिर अकाउंटिंग की तैयारी की घर जाके कल से? अल्लाह अकबर, ना पूछे, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है भाई। रहने दें, चले, आपकी मर्जी है भाई। जो आप देखिए ना, बात ये है कि जो आप अपने हक में बेहतर समझते हैं आप वो करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप पेपर से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले सारे एमसीक्यूज पी जाएंगे घोल के और आपको सब आता है पेपर वाले दिन, ठीक है, खुश फहमी है या गलत फहमी ये भी पता चल जाएगा। कोशिश करूंगा जब आपका पेपर खत्म हो तो आपसे एक बार आके सलाम जरूर कर लूँ आपको, कोशिश करूंगा, आऊँ जरूर एक बार आपके पास। या हो सकता है आप मुझे खुद ढूंढते हुए कातिल निगाहों के साथ पहुंच जाएं, बोले कहाँ है ये शख्स, कत्ल कर दें इसका। कोशिश करेंगे हम उस दिन बच्चों को किसी हथियार के साथ अंदर ना आने दें कॉलेज में। जी, तो इतना मैंने डराया हुआ है, डराया हुआ नहीं है, ये सच बात है। अली, आपके तो ताल्लुकात हैं पुराने जो यहाँ कॉलेज से पढ़ के गए उन लोगों से? 1-2 लोगों से मुझे नाम बताएंगे किन से हैं ताल्लुकात? अच्छा, इवनिंग मॉर्निंग वाले किसी बच्चे से नहीं ताल्लुकात? पक्का? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने और आप में से और कितने लोगों ने इवनिंग का पेपर देखा? रिकॉर्डेड बात जारी है, कोई बात नहीं, जाने देते हैं, हम बात तो गलत नहीं कर रहे। आप में से सर हम बहुत शुक्रिया मशहूद भाई। जी बताइए, आप में से किसी गर्ल्स में से हो सकता है कोई, बहुत सारे तो ऐसे होते हैं ना जिनके बहन भाई यहाँ से पढ़ के गए होते हैं। तो लास्ट ईयर का कोई स्टूडेंट आपकी नॉलेज में है? कोई दोस्त सेकंड ईयर में है? मॉर्निंग में है कोई? तो कॉमर्स का कोई है? कौन है बता दें, कोई मसला थोड़ी है। मुनीबा, मैं नाम इसलिए पूछ रहा हूँ माजरत के साथ, आपकी प्राइवेसी खराब हो रही है, बट मैं नाम इसलिए पूछ रहा हूँ मेरा बेटा कि जिस तरह का स्टूडेंट होगा फीडबैक भी वैसी आएगा ना आपके पास। अब अगर कोई बच्चा जाके मिसाल के तौर पे, यहाँ पे नाम नहीं ले रहा मैं, दिल आजारी हो जाएगी किसी की, कोई बाहर का स्टूडेंट यानी कोई कॉमर्स का, अब आप सेकेंड ईयर में आएंगे इंशाल्लाह, कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट किसी ऐसे बच्चे से पूछे जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं लेता था, जो पढ़ता भी नहीं था क्लास में, जिसने मेहनत भी नहीं की, तो उसको तो पेपर हर सूरत मुश्किल लग रहा है। और जिसने पढ़ा और उसके बावजूद उसे पेपर मुश्किल लगा, तो फिर उसके व्यूज अलग होंगे ना मेरे पेपर्स के बारे में। वो कहेगा हाँ पढ़ाया तो सही था, लेकिन यार पेपर कुछ अजीब सा आता है, या पेपर कुछ डिफरेंट था। तो मुनीबा से कभी पूछा इत्तेफाक से कि मुनीबा बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छा पढ़ने वाली है, वो आपको आपकी पढ़ाई में भी हेल्प कर सकती है अगर वो आपकी वाकई फ्रेंड है तो। और मुनीबा वो स्टूडेंट है जो मेरे उस ग्रुप में थी जो मैंने एमसीक्यूज के लिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि इससे पहले बच्चे जो है वो एमसीक्यूज के डेवलपमेंट में हिस्सा नहीं लेते थे। बच्चे एमसीक्यू तैयार जरूर करते थे, बट मुनीबा वो स्टूडेंट है जिसको मैंने उस टीम का हिस्सा बनाया था। जैसे इस बात तो मैंने पूरी क्लास को एक्टिविटी का हिस्सा बनाया है, क्योंकि मुझे आप सब में बहुत पोटेंशियल नजर आया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कोई आपको ऊपर दरख्त पे नहीं बिठा रहा, क्योंकि बिठाऊंगा तो आप गिर जाएंगे वापस नीचे, फिर उतारेगा कौन। अल्हम्दुलिल्लाह आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं किसी ना किसी तरह। वो एक अलग बात है कि सबके नंबर एक जैसे नहीं आएंगे, ये तय है। एक ही माँ बाप के अगर 4-5 बच्चे होते हैं ना, सबके सब एक जैसे जीनियस नहीं होते, ये तय है। नंबर्स आगे पीछे होंगे, लेकिन हम नंबर की जंग नहीं लड़ रहे हैं यहाँ पे। जो भी नंबर आएंगे वो होंगे, जो भी ग्रेड आएगा वो होगा। डिस्टिंक्शन 1 की आएगी, 2 की आएगी, 4 की आएगी, नहीं आएगी वो नसीब की बात है। लेकिन कम से कम आप अपनी जात में सेटिस्फाई तो होंगे कि हाँ भाई जो हमने पढ़ा है वो हमें आता है। मुनीबा से पूछा था पेपर कैसा आता है सर का? नहीं, अब कल पूछ के मुझे ऑनलाइन बताना, तुमसे पूछूंगा याद से, ठीक है? आज मिलती हुई जाना मुनीबा से, अगर ऑफ में तुम हो तो मिल जाए तुम्हें। चले बात को आगे बढ़ाता हूँ। फिलहाल बस बात यह है कि भाई आप लोगों ने घर जाके कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़े, आप घर जाके अकाउंटिंग की तैयारी भी नहीं कर रहे, तो भाई प्लीज़ थोड़ा सा ज़रा इसको देख लें ताकि आपका पेपर ज़रा मिड टर्म का अच्छा हो। क्योंकि मिड टर्म के बाद जो है ना, अगर पेरेंट्स को बुलाया तो अब ऑनलाइन नहीं बुलाऊंगा, ये बात तय है। और अगर बुलाया खुदा ना खास्ता तो फिर बहुत हार्ड डिसीजंस होंगे। और इस बार ना इस बार हम इतने चौड़े हो क्यों रहे हैं, चैंपियन क्यों बन रहे हैं हम? इस बार इसलिए हम हो रहे हैं कि पहले हम कहते थे इस बच्चों को एडमिट कार्ड ना दो, तो वाइस प्रिंसिपल कहती थी अरे नहीं दे दो, बच्चे अच्छे हैं कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, दे दो बच्चों को। इस बार वो कह रही है कि एडमिट कार्ड नहीं देना, मुझसे पूछे बगैर। अपोजिट हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हुई है।
वो कह रही है बच्चा हमारे कॉलेज का नाम खराब करेगा, खुदा ना खास्ता एक से ज्यादा 2 पेपर में फेल हो गया तो हम क्या करेंगे। तो सर ऐसे बच्चों का क्या करते हैं, पता है आपको क्या करते हैं, उस बच्चे घर नहीं भेजते क्योंकि पैसे आ रहे हैं मेरे भाई, कौन घर भेजता है, उसको बोलते हैं बेटा आप ये वाली अटेम्प्ट ना दें, सितंबर में जो अटेम्प्ट होगी वो वाली आप दीजिएगा। तो मैं नहीं चाहता खुदा ना खास्ता कि हमारी तरफ से कोई ऐसा फीडबैक आपका जाए। मिड टर्म अब जैसा भी होगा ना हो जाएगा, लेकिन आप मैक्सिमम मेहनत कर लें। और आपने मेहनत अभी शुरू भी नहीं किया, आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा, अफसोस की बात है, जबकि आपने कल खुद देखा कि कितनी शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा कल कॉन्सेप्ट में, आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है। तो बेटा थोड़ी सी मेहनत कर लें, आपकी मेहरबानी होगी, आपके लिए आसानी होगी। आप ये सोच के मेहनत कर लें कि हम फाइनल पेपर्स के लिए कर रहे हैं प्रिपरेशन। मनाहिल आंसर हिस्टोरिकल कॉस्ट, जरा समझाएं क्या मतलब है, थोड़ा एक्सप्लेन करें। सर तो बेसिकली हिस्टोरिकल कॉस्ट में होता है कि जो चीज हमने परचेज की हो हम उसको उसी अमाउंट के साथ लेते हैं, जिस अमाउंट हमने परचेज की है, ना ही उसकी एक्चुअल अमाउंट पर जो मार्केट में है। ठीक है, एमसीक्यू क्या कह रहा था ऊपर, स्टेम क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्या बता रहा था, वो इतनी सारी लाइनें लिखने का मकसद क्या था, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं, ऊपर वाली बात को वर्ड टू वर्ड नहीं। सो बेसिकली वो बता रहे हैं कि सिया ब्रदर्स ने सीसीटीवी कैमरा खरीदा था 20,000 का। अब वो बता रहे हैं कि उसकी ओरिजिनल मार्केट प्राइस है वो 22,000 है, मगर उसने जब अपने पास जो एंट्री बनाई उसने 20,000 की बनाई। तो इसलिए ये पूछ रहे हैं कि उसने कौन सा ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई किया जिसकी बिना पर उसने 20,000 की एंट्री बनाई। अच्छा, अबिया आपने मनाहिल की बात सुनी, क्या आप इनकी बात से एग्री करती हैं? ओके, रिजा आपको आवाज आई, एग्री करती हैं डिसएग्री? किस बात से एग्री, इन्होंने स्टेम को पढ़ के सही समझाया? ओके, वलीजा सही समझाया, हिस्टोरिकल कॉस्ट करेक्ट आंसर है, बिजनेस एंटिटी क्यों नहीं है? जी वलीजा, बिजनेस एंटिटी क्यों नहीं है मेरा बेटा? किताब में सामने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स खुले हैं। ज़हरा, करीम भाई जवाब, बिजनेस एंटिटी क्या है? वेरी गुड, ये तो आपने, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी वाली वर्डिंग्स रिपीट की हैं, बहुत अच्छी की हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, खुदा ना खास्ता। थोड़ा सा किताबी अंदाज में कोई बोले ना, किताबी अंदाज में बोलोगी? बिस्मिल्लाह, एक्सीलेंट, जबरदस्त, खुश रहिए। किताबी जुबान और हमारी जुबान में अगर फर्क ना हो ना तो फिर आप किताब पढ़ के ही समझते हैं हमारी जरूरत खत्म हो जाए। हम कहते हैं कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम बिजनेस के लिहाज से सोचते हैं, ये टीचर का अंदाज है बोलने का, या मेरा अंदाज कह लें, और भी बहुत सारे लोग इस तरह से शायद समझाते हैं। लेकिन मैंने खुद यूनिवर्सिटी टीचर्स और बहुत सारे टीचर्स को बिजनेस एंटिटी और आईसीएमए वगैरह मुख्तलिफ फील्ड्स में प्रोफेशनली जहाँ मैं इन्वॉल्व रहा, मैंने देखा कि हमारा टीचर जब आके हमें समझाता था तो वो कहता था, बिल्कुल बुकिश अंदाज में समझाता था वो इस बात को टीचर। तो बात यह है कि बुकिश अंदाज यही है एग्जैक्ट, कि बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी एंड ओनर हैज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। और चाहे ओनर एक हो, चाहे दो हो, चाहे हजारों की तादाद में हो, हमें ओनर्स एक सेपरेट उनका तस्वुर वजूद है और बिजनेस का एक अलग तस्वुर है, और हम अकाउंटिंग करते हुए बिजनेस को फोकस कर रहे होते हैं। एक्सीलेंट, गोइंग कंसर्न हो चुका है कल डिस्कस, प्रूडेंस क्यों नहीं है इलियान? मतलब होता है हमें प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट नहीं करना है और अपनी जितनी भी लायबिलिटीज वो सब होती है उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, वो तो इसमें अंडर, कोई बात नहीं, हंसते नहीं, बुरी बात है, सिर्फ मैं हंस सकता हूँ, मेरे बच्चे सही है बेटा, हमसे भी गलती होती है मेरा बच्चा, नो प्रॉब्लम, सही है।
ये अंडर एस्टिमेट भी कह सकते हैं आप, एक ही बात है। मैं समझ गया, अब दिल से दिल को रहा, हम आपकी बात समझ गए। आगे बढ़ाते हैं भाई, मेरा ख्याल है। चलिए जल्दी से जवाब डिसाइड करें, शाबाश। लास्ट 3 मिनट्स। यस, हाँ जी अली, जवाब याद है? क्या कह रही हो? ठीक नहीं रहा? अच्छा मैं पढ़ लूँ? नहीं बल्कि मैं क्यों पढ़ लूँ, यहाँ इतने सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। फरजान जरा पढ़िएगा प्लीज इस टाइम, शुरू का ये जो पैराग्राफ है फर्स्ट। An accounting equation statement shows that there is a decrease of ₹89,000 in merchandise, an increase of ₹80,000 in trade receivables, and a decreased rate of ₹9,000 in the capital, which means that the business has made. सही है जनाब, बहुत शुक्रिया। 3 चीजों में इफेक्ट बता रहा है, अगर मैं गलत ना समझा हूं इनकी बात। 3 चीजों में इफेक्ट आपके सामने बता रहा है। नंबर 1 इफेक्ट इज ऑन merchandise, the second one is on trade receivable, and the last one is on capital. तो अब वो कह रहा है कि बिजनेस ने क्या किया होगा, ये सब चीजों का इफेक्ट देखने के बाद बताओ कि बिजनेस ने क्या किया होगा। हरमैन भाई आप शेयर करना चाहेंगे आंसर? अगर डी, यानी आप कह रहे हैं क्रेडिट सेल्स सफरिंग लॉस, प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। कैपिटल डिक्रीज हो रहा है 9,000 रुपीज से, और कह रहा है कि सिर्फ कैपिटल डिक्रीज होने की बिना पे आपने इसको लॉस को सिलेक्ट कर लिया। अली मोहम्मद आपका क्या ओपिनियन है? मैं दूंगा मौका मेरा बेटा आपको भी। अली मोहम्मद आपका ओपिनियन चाहिए मुझे। तुम्हारा नाम मैं गलत तो नहीं ले रहा है? नहीं असल में अली मोहम्मद नाम है। हाँ पिछली क्लास में मोहम्मद अली भी थे और अली मोहम्मद भी थे, 2 बच्चे थे मेरे पास पिछले से, यानी जो अभी सेकंड ईयर गई है ना, जो पास आउट हो गए, जो अजीम लोग बगैर पेपर दिए पास हो गए वो लोग, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। जी पढ़ लें, आराम से पढ़ के जवाब दें, नो प्रॉब्लम। अच्छा ऑनलाइन वालों के लिए मैं बोलता चलूँ साथ, बड़ी माजरत के साथ भाई, ऑनलाइन में वो बच्चे जो पहले बहुत रिस्पांस करते थे, बहुत अच्छा रिस्पांस देते थे, जब से ये फिज़िकल वाले मेरे पास आए हैं तो ऑनलाइन वाले बच्चों का रिस्पांस बहुत ख़राब हो गया है। उस तरह से मैसेजेस नहीं आ रहे जिस तरह से आप पहले बात करते थे। कम से कम वो बच्चे तो पार्टिसिपेट करें ना जो करते थे पहले भी। ओके ये हैं मेरे साथ कौन? जी अली भाई आपने डिसाइड कर लिया? अच्छा जहरा, सैयदा जहरा है, मैं अगर गलत ना हूँ सैयदा जहरा। सैयदा जहरा आप अनम्यूट करेंगे अगर तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, तो हम डिस्कशन कर सकेंगे कुछ। सैयदा जहरा जी सर। बताइए मेरा बेटा, आपके मुताबिक आंसर कौन सा सिलेक्ट किया आपने? सर मुझे